ये सोच जो है मैं समझता हूं केंद्र की भी नहीं बनी है और राज्य की भी नहीं बन पा रही है। उसका कारण आर्थिक है या क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखिए क्या केंद्र को ये अंदाज नहीं था कि हम बंदी करेंगे, बंद कर देंगे तो इतना सब प्रभाव पड़ेगा या मजदूर भागेंगे, एक मजदूर का क्या होगा, मजदूर को कैसे रोकेंगे, क्या ये अंदाज नहीं था? सर्वे नहीं हुआ था, जानकारियां नहीं थी, पहले जानकारियां हो जानी थी, राज्यों से बात हो जानी थी और राज्यों से भी छुपा के लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं थी। मेरा उतना समय था क्या? अगर ये जानकारियां नहीं थी तो ये जो मजदूर गए हैं इसका दोषारोपण केंद्र और राज्य के बीच में क्यों बांटा जा रहा है? क्या जरूरत है इसकी? जिसने गलती की है कि ये साफ साफ है कि केंद्र जब घोषित कर रहा था तब क्या उसको अंदाज नहीं था कि इतने मजदूर यहाँ जो दिल्ली में या लखनऊ में या बंगलोर में या कश्मीर में काम कर रहे हैं, इनका क्या होगा, ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से खाएंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया। मैं संजय जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। संजय जी, जब योजनाएं बनती थी तब प्रदेश में रह रहे लोगों को लेकर योजनाएं बनती थी। आज तक शायद देश में, भले ही राजीव गांधी शिक्षा मिशन ये कहती है कि आप दूसरे राज्यों में जो आपके लोग हैं उनका पढ़ाई का भी देखें, पर कभी ये योजना हमने नहीं सोचा कि दूसरे प्रदेशों में जो हमारे लोग रहते हैं उनके लिए भी हमको योजना बनाना चाहिए, क्योंकि अगर कभी संकट हो तो वो घर ही वापस आएगा। ये शायद बहुत नया चीज है। 100 साल में 1918-1919 को जो बंगाल में आई थी उसमें महामारी, उस वक्त की बात को छोड़ दे तो पिछले 100 साल में ऐसी परिस्थितियां कभी किसी ने नहीं देखी। ठीक है, जब देश में 2 टुकड़ा हुआ उस वक्त की थी, बट वो बेसिकली भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की बात थी। संजय जी, मेरा सीधा सवाल है, क्या ये नीति निर्धारकों को अब सोचने के लिए मजबूर करेगा कि हमको उनके लिए भी सोचना है, उनके लिए भी योजना बनाना चाहिए, जो इस तरह का कोई कोरोना जैसा संकट हो, महामारी हो, तो दूसरे प्रदेशों में जो है उनके लिए भी योजना हो, और जो असंगठित क्षेत्र है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है, मजदूर है, छोटे व्यापारी है, सड़क के किनारे जो आज पूनी पसरे से चलते हैं, उनके लिए भी हमारे पास योजना होना चाहिए। संजय जी। देखिए, निश्चित रूप से होता जी, आपने बिल्कुल सही कहा और बहुत ही फोकस्ड चीजों को सामने रखा। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकारों को काम करने की आवश्यकता होगी। देखिए, इस तरह की जो विपदा आई है, जो आपदा आई है, जो मैं खुद पिछले 25-30 सालों से हूं, आज तक मैंने इस तरह की विपदा देखी नहीं है, और वास्तव में इस तरह की जो चीजें हैं वो एक अनुभव दिला रहा है कि वास्तव में अब हर एक वर्ग की चिंता निश्चित रूप से करनी पड़ेगी, कोई कार्य योजना बनानी पड़ेगी। देखिए, होता जी, सामान्यतः ये होता था कि जो जिस वर्ग के लोग हैं, चाहे श्रमिक की बात करें, किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, सरकार इनको पहले तो रोजगार की डिमांड्स होती थी प्रदेशों के अंदर में, देशों के अंदर के रोजगार स्थापित होने चाहिए, या उनको काम धंधा स्थापित करने के लिए कुछ उनको लोन चाहिए। लोन में दिक्कतें आती थी तो लोन को हम सरल किस तरीके से कर सके, इस पर सरकारें कई वर्षों से काम करती रही। काम अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ये सब चलते रहा, एक दूसरे का दोषारोपण वो चलता रहा, अलग विषय है। लेकिन ये कोरोना ने इस बात को बताया कि वास्तव में जो आपने कहा कि जैसे संगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है, और वास्तव में ये जो श्रमिक है, जैसा मेरा अनुभव है, जो मैं समझ रहा हूं, ये वो अधिकांश श्रमिक हैं जिसकी शायद जानकारी राज्य सरकारों को भी नहीं है। राज्य सरकार पहले कहती थी छत्तीसगढ़ की 1.25 लाख श्रमिक है, आज ये कहती कि 3 लाख को तो हमने ले आया है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो श्रमिक थे, ये स्थायी तौर पर बड़े उद्योगों में कहीं जैसे बाहर जाकर स्थायी तौर पर वहां पर रह रहे थे। ऐसा नहीं है कि पलायन के रूप में 6 महीने गए और 6 महीने के बाद वो सीजन में लौट आए, फिर गांव में किसानी कर रहे हैं, कुछ परसेंटेज में हो सकता है, लेकिन ये स्थायी तौर पर रहने वाले और श्रमिक थे। लेकिन एक बड़ी विपदा आई, बड़ी विपदा के कारण जब ये अपने घरों की ओर लौटे तो वास्तव में एक हाहाकार मचा कि कैसे इसको मैनेजमेंट किया जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में ये मरीज है। लेकिन हां, आपने जिस बात को कहा कि वास्तव में अब इस तरह की कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी हर एक वर्ग के लिए, कि ऐसे समय में इनकी चिंता हम किस तरीके से करें। और कुछ मुद्दे तो ऐसे तात्कालिक रहते हैं होता जी कि अब ये घटना हो गई तो अब इनको हम आज के समय में तात्कालिक मदद क्या कर सकते हैं, इस विषय में निश्चित रूप से सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। हमारी सरकार लगातार, मैं ये नहीं कहता कि केवल एक मजदूर या खुमचे वाले का हम नाम लेकर गए, लेकिन पिछले 5 वर्षों में हर एक वर्ग की चिंता करी।
गरीब वर्ग की विशेष रूप से चिंता की कि इनको हम किस तरीके से खड़ा कर सकें, इसके लिए हमने काम किया निश्चित तौर पर। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपके पास में लाख 2 लाख इस तरह के लोग हैं जो ठेले खोमचे वाले, जिसके बारे में आप फोकस करके आज चर्चा कर रहे हैं, राज्य सरकारों को भी अपने फंड से इसमें कहीं न कहीं कार्य योजना बनाकर उनको मदद करने की आवश्यकता है। देश के सामने तो चुनौती सबके लिए है कि पूरे देश के जो लोग हैं उनको मदद करनी, कर भी रही है सरकार। ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र जी, मेरा एक सवाल है, कहा जाता है चाइना का जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या एफडीआई जिसको आम बोलचाल में कहते हैं, विदेश से जो पैसा आता है उसका ये कहा जाता था एक वक्त में 60% जो चाइना से बाहर है वो अपने घरों में भेजते हैं, वो है। केरल में भी जितने भी लोग हैं, अक्सर बहुत सारे परिवार के लोग देश से बाहर रहते हैं और वो घर पैसा भेजते हैं। ये एक बड़ा आय का स्रोत रहा है। आप ग्रामीण परिवेश को बेहतर से जानते हैं, आप लगातार वहीं रहते हैं। पहले जो श्रमिक बाहर जाते थे, मैं किसी श्रमिक को जानता हूं ईंट भट्टी में चेन्नई जाने के लिए उसको 1